दोस्तों, आज मैं जिस केस की बात आपके सामने करने वाला हूँ, ये इंडिया में काफ़ी रेपिटेटिव केस है और ये आए दिन अक्सर होता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसिड अटैक्स की, जो कि इंडिया में बहुत सारी लड़कियों पे होता है और आज का ये केस इससे रिलेटेड है। और इनफैक्ट इस केस के बाद इंडिया में एसिड अटैक्स को लेकर अलग से प्रावधान भी बनाए गए थे और ये केस इतना बड़ा था कि पूरे इंडिया में इसको लेकर चर्चा थी और जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू द प्रीति राठी केस। प्रीति, जो कि दिल्ली के नरेला लोकेशन में रहने वाली थी, वो बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। उसकी एजुकेशन भी काफ़ी सही थी और वो हर जगह अच्छे से पास किया करती थी। 12th पास करने के बाद वो नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी। उसने बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई की और किस्मत से उसका भारतीय नौसेना में एज अ नर्स सिलेक्शन हो गया। उसने इंटरव्यू वगैरह दिया और वो पास हो गई और उसे जॉइनिंग के लिए मुंबई जाना था। अब प्रीति पहली बार इतनी दूर दिल्ली से जा रही थी, तो साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके पापा, उसके अंकल और उसकी आंटी, ये तीनों भी उसके साथ गए। उन्हें दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस को पकड़ना था, जो कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर उसे उतारेगी। प्रीति ने अपना सफ़र शुरू किया 1 मई 2013 को। जो कि सफ़र एक दिन का था, तो वो अगले दिन उतरने वाली थी, यानी 2 मई 2013। अब रास्ते में वो जिस बॉगी में थी, उस बॉगी में एक नकाबपोश शख्स भी था, जो कि लगातार प्रीति की तरफ देखा जा रहा था और उसके फैमिली वालों ने भी ये नोटिस कर लिया था और इसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी हो गए थे। फिर रात बीत गई और आता है दिन 2 मई 2013 का, जहाँ प्रीति का स्टेशन आने वाला था। फिर बांद्रा स्टेशन आया। अब प्रीति और उसके घर वाले काफ़ी थक चुके थे, तो वो सब आराम से चले थे और प्रीति थोड़ा ज़्यादा थकने के कारण उनसे थोड़ा पीछे रह गई थी और उसके चाचा, चाची और पापा थोड़ा आगे निकल गए थे। फिर जब देखा कि वो सब आगे निकल गए, तो प्रीति ने जैसे ही उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आया। फिर जब प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा, तो वही नकाबपोश आदमी उसके पीछे खड़ा था और जैसे ही प्रीति कुछ एक्ट कर पाती, उससे पहले ही उस नकाबपोश आदमी ने एक बॉटल से कुछ निकाला और उसके चेहरे पर छींट दिया। प्रीति इसके बाद दर्द से कड़ा चुकी थी। वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि गलती से वो लिक्विड उसने स्वैलो कर लिया था और वो उसके गले से होकर उतर गया था। जब प्रीति चिल्लाने लगी, तो उसके घर वालों ने पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से उसकी हेल्प करने आए, संभालने लगे और उसे संभालने के चक्कर में उनके हाथ पे भी कुछ छींटे पड़ गए। जब पास के लोगों ने देखा कि वो नकाबपोश आदमी ने ऐसा किया, तो कुछ लोग उसे पकड़ने लगे और उनमें से एक नाम था सलमान। वो उस नकाबपोश आदमी को पकड़ने लगा और जब वो उसे पकड़ने गया, तो उसका नकाब उसके चेहरे पे से उतर गया था और उसने उसका चेहरा देख लिया था, बट वो उस वक्त उसे पकड़ नहीं पाया था। बट उस आदमी ने उस बॉटल को वहीं स्टेशन पे छोड़ दिया था। फिर जब सलमान ने उस बॉटल को देखा, तो उसके हाथ पे कुछ छींटे पड़ गए थे और जैसे ही उसके छींटे पड़े और उसे जलन हुआ, तो उसे पता चल गया कि इस बॉटल में कुछ और नहीं, एसिड था। अब प्रीति दर्द से बहुत ज़्यादा कररा रही थी। उसे जल्दी स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाया गया। अब स्टेशन मास्टर के ऑफिस से उसे जल्दी हॉस्पिटलाइज किया गया, पर उसे पहली बार में सरकारी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, पर वहाँ ज़्यादा फीचर ना होने के कारण उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ पे उसका इलाज चलने लगा। बट प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वो वेंटिलेशन पे चल रही थी और उसके बहुत सारे ऑर्गन ख़राब भी हो चुके थे। और मुश्किल बात ये थी कि चूँकि उसके गले तक एसिड पहुंच गया था, तो प्रीति कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और इसी कारण पुलिस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। पर जैसे तैसे प्रीति ने इशारा करते हुए बताया कि वो लिख के बताना चाहती है, तो प्रीति ने उन्हें लिख कर बताया और पुलिस को उसके बाद कुछ हिंट वगैरह भी मिले। अब चूँकि ये केस इतनी क्राउडेड जगह पे हुआ था, तो ये केस बहुत ज़्यादा फायर अप कर गया और पुलिस पे ये प्रेशर बन गया कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और ये केस सौंपा गया बांद्रा पुलिस को। अब पुलिस जब जांच कर रही थी, तो प्रीति के पिता के पास एक कॉल आता है, जो कि पवन कुमार नाम के आदमी ने किया था। वो पूछता है कि प्रीति ठीक है या नहीं। शायद उसे प्रीति की खबर किस तरह से पता चली थी। अब जब उसके पिता को जब ये कॉल आया, तो उसने फटाफट पुलिस को बताया कि एक लड़का प्रीति के हाल चाल के बारे में पूछ रहा था। तब पुलिस को शक हुआ कहीं वो एसिड फेंकने वाला लड़का ही तो नहीं, जो ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन कर रहा है कि प्रीति जिंदा बची या मरी नहीं। फिर पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया और उस नंबर का पता पवन कुमार नाम के एक आदमी तक ले गया
पवन कुमार उस वक्त रोहतक में रह रहा था। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया कि शायद यही वो बंदा है, और पुलिस ने उसे काफ़ी दिन तक कस्टडी भी की। फिर प्रीति के पिता ने पता लगाया कि पवन कुमार एक्चुअली उस वक्त कहाँ था जब प्रीति के साथ ये हादसा हुआ। तो उन्हें पता लगा कि वो उस वक्त मुंबई में था ही नहीं, वो रोहतक में था। और जब पुलिस को उन्होंने ये बात बताई, तो पुलिस ने फिर उसका फ़ोन रिकॉर्ड भी ट्रेस किया, और एग्जैक्टली वो एक रोहतक में ही था उस वक्त। अब प्रीति के पिता इस चीज़ से काफ़ी खुश नहीं थे कि पुलिस को ये पता लगाने के लिए उनकी हेल्प लेनी पड़ी। तो इसीलिए वो कोर्ट से गुहार लगाएं कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, और उनकी गुहार को एक्सेप्ट भी किया गया। उस केस को सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई को मिलने के बाद ही वो डायरेक्ट प्रीति के घर पे गई, वहाँ पे पूछताछ करने लगी, और वहाँ से उन्हें कुछ ज़्यादा सबूत नहीं मिला। बट हाँ, प्रीति की मॉम ने बताया कि एक लड़का था अरुण पवार नाम का, उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, बट प्रीति और उसके घर वालों ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। बट उसने प्रीति को कहा भी था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इनफैक्ट जब उसे प्रीति के मुंबई जाने की बात पता चली, तो उस वक्त भी उसने प्रीति से कहा था कि मुंबई मत जाओ, इसका अंजाम तुम भुगतना पड़ेगा। अरुण पवार प्रीति के नेबरहुड में ही रहता था। अरुण की भी डिग्री थी, बट वो अनएम्प्लॉयड था, वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। तो इसीलिए प्रीति के घर वालों को और प्रीति को ये पसंद नहीं था। और अरुण कुमार की माँ भी उसे काफ़ी ज़्यादा ताने दिया करती थी कि प्रीति उससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और वो वहीं का वहीं धरा है। और उसकी माँ को समहाउ पता चल गया था कि प्रीति जिस नौकरी में ज्वाइन करने वाली है, वहाँ पे उसकी सैलरी 50,000 होने वाली है। और इसके चलते भी वो अरुण को काफ़ी ज़्यादा ताने दिया करती थी। अरुण इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और वो प्रीति से बदला लेना चाहता था। अब पुलिस को जैसे ही अरुण के बारे में पता चला, तो पुलिस ने अरुण को अरेस्ट किया और अरुण से पूछताछ करने लगी। तो कुछ दिन पूछताछ करने के बाद अरुण ने अपना सारा सच का बोल दिया। अरुण ने बताया कि उसने ही प्रीति पर अटैक कराया है, और जब अरुण का फ़ोन रिकॉर्ड ट्रेस किया गया, तो इसे साबित हो गया कि जब प्रीति ट्रैवल कर रही थी, तो अरुण भी उसी गरीब रथ एक्सप्रेस में था, और वो 2 मई को बांद्रा टर्मिनस पे ही था। अब अरुण से पूछा गया कि उसने एसिड का इंतज़ाम कहाँ से किया था। तो अरुण ने बोला कि उसने एसिड का इंतज़ाम एक बैटरी कंपनी से किया था, और वो उससे ये कहकर लाया था कि वो अरुण बैटरीज नाम की एक कंपनी चालू करने वाला है, और उसे एसिड का एक सैंपल चाहिए। चूँकि वो बस एक अभी सैंपल देने वाला है, तो इसलिए कम क्वांटिटी मिलेगा। तो इसीलिए उस दुकानदार ने अरुण को एक हॉर्लिक्स के डब्बे में भरकर लगभग 2 लीटर एसिड दिया था, और वो इसी का एसिड यूज़ किया प्रीति के खिलाफ। फिर उसके बाद कोर्ट में अरुण के खिलाफ केस चला, और अरुण को फाइनली डेथ टू सेंटेंस सुना दिया गया। बट अफसोस की बात है कि अरुण को डेथ सेंटेंस सुनाने से पहले ही प्रीति ने अपना दम तोड़ दिया था। प्रीति के मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर होने की वजह से प्रीति ने बहुत पहले ही अपनी जान खो दी थी, और उसकी जान खोने के बाद भी ये केस काफ़ी तुल पकड़ लिया था। और यही वजह है कि पुलिस को और कोर्ट को इस केस को इतनी हाई प्रायोरिटी पर सॉल्व करना पड़ा था, और ये अच्छा भी हुआ। तो यही होता है आज के इस वीडियो का एंड। अगर आपको ऐसी और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज जानना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।